हेलो दोस्तों, मिनरवा जनरल क्लास में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में वीडियो 1 और वीडियो 2 में पूरा कैप्चर किया था। आज हम एक संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें से हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए आज हम देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, किस अनुच्छेद में है, इसके क्या फायदे हैं और क्या इससे नुकसान है। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान में भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। यह संविधान में भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। तो जिस प्रकार हमें मौलिक अधिकार प्राप्त था, भारतीय संविधान के अनुसार हमें 2 प्रकार के अधिकार प्राप्त है, एगो मौलिक अधिकार और एगो नीति निर्देशक तत्व। तो मौलिक अधिकार में क्या था कि मौलिक अधिकार को आप न्यायालय में चुनौती दे सकते थे। मौलिक अधिकार जो है, अगर किसी प्रकार का उसमें हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं कि हमारा यह मौलिक अधिकार ऐसा हो रहा है, हमें यह अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है, यह नीति निर्देशक तत्व है, इसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, इसे आप न्यायालय में चुनौती नहीं देंगे। जिस प्रकार हमारे जीवन में काम करने का एक लक्ष्य होता है, हमें किस तरीके से जीना है, क्या करना है, उसी प्रकार यह जो नीति निर्देशक तत्व है, ये हर एक राज्यों के सरकार को प्राप्त है कि वह अपने नागरिकों को, अपने राज्य के निवासियों को कौन कौन से सुविधा दे सकती है, किस प्रकार का जीवन देगी, यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। और कहा जाता है कि जो इलेक्शन आता है, उस इलेक्शन इन राज्यों के इसी कार्यों के आधार पर सरकार, पब्लिक जो है, नई सरकार का चुनाव करती है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक जितने तत्व हैं, इन्हीं तत्वों के आधार पर सरकार कार्य करती है। लेकिन यह है कि कोई भी पब्लिक इन कार्यों के बदले अगर कार्य नहीं हो रहा है तो न्यायालय में चुनौती नहीं देगा, ठीक है। और इन्हीं कार्यों के आधार पर हम नई सरकार का गठन करते हैं या उस सरकार को दोबारा उस राज्य में रख सकते हैं। तो ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप उसके, अगर आप में किसी प्रकार का हनन हो रहा है मौलिक अधिकार में, तो आप केस कर सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। यह राज्य का, समझ लीजिए कि वो बायोडाटा तैयार करती है राज्य सरकार की, हमें आगे भविष्य में क्या क्या करना है, अपनी पब्लिक को क्या क्या देना है। इससे पहले भी हम आपको बता दिए हैं कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कई बार केस हुआ कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। तो यह कई बार केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार अलग अलग निर्णय दिया। सबसे पहले एक बार केस हुआ गोलकनाथ VS पंजाब राज्य, उन्नीस 1967। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 केस हुआ और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार उसको सर्वोच्च बताया। उसने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, जो हमारा मौलिक अधिकार है वह सबसे ऊंचा है। तो कई बार केस हुआ इसके कारण कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में कौन सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सबसे ऊंचा है। तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य केस में 1967 में जो हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि मौलिक अधिकार जो है वो क्या है, सर्वोच्च है। फिर दूसरी बार एक केस हुआ जिसमें केशवानंद
वर्सेज केरल राज्य। केरल सरकार के केशवानंद वर्सेज केरल राज्य के बीच 1973 में केस हुआ। केशवानंद वर्सेज केरल 1973 में केस हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार तो उच्च है, नीति निर्देशक तत्व से मौलिक अधिकार उच्च है, लेकिन जो है सरकार इसमें क्या कर सकती है, तो संशोधन कर सकती है। मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन इतना ना संशोधन कर दे कि इसका क्या हो, प्रारूप चेंज ना हो। इतना ना वो संशोधन कर दे कि मौलिक अधिकार का प्रारूप ही चेंज हो जाए, ऐसा ना हो। ठीक है। उसके बाद फिर एक बार और केस हुआ, मिनर्वा वर्सेज भारत संघ। उन्नीस सौ 1980 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ रहेंगे और इसके बिना कार्य नहीं चलेगा। तो आज हम यही मानकर चलते हैं कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व क्या है, एक दूसरे के पूरक है। चलिए आइए देख लेते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कहाँ है, तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। यह राज्यों का एक प्रारूप है कि राज्य सरकार अपने नागरिकों को क्या क्या सुविधाएं देगी और किस हिसाब से कार्य करेगी। तो अनुच्छेद 36 में क्या है, तो अनुच्छेद 36 में राज्य सरकार की परिभाषा बताई गई है कि राज्य सरकार क्या है। अनुच्छेद 37 में क्या है, तो अनुच्छेद 37 में बताया कि यह जो नीति निर्देशक तत्व है, अभी हम आपको बता भी दिए हैं कि यह जो नीति निर्देशक तत्व है उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। अनुच्छेद 38 में क्या है, तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करें। ठीक है, यानी हर तरीके से समान न्याय करें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का ख्याल रखें, यानी अमीरी गरीबी में ज्यादा खाई न हो। अनुच्छेद 39 में क्या है, तो संसाधनों का उचित वितरण, समान काम के बदले समान वितरण। संसाधनों का उचित वितरण से मतलब क्या है, तो जितने भी जीने के तरीके हैं या जो भी आपके पास समझ लीजिए कि काम है, उन सबको एक सूत्र में बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा मिले, किसी कम कम मिले, ये सब नहीं होना चाहिए। सबको क्या होना चाहिए, तो समान मिले और समान काम समान वेतन, यानी सबको एक समान धारा में रखना चाहिए। किसी प्रकार का ऐसा नहीं किसी का वेतन ज्यादा हो वो उसी काम के लिए और किसी को वेतन कम दिया जाए उसी कार्य के लिए। अनुच्छेद 40 में क्या है, तो राज्य सरकार चाहेगी तो पंचायतों का गठन कर सकती है। आगे चलकर हमने देखा कि अनुच्छेद 9 जुटा और उसके बाद अनुच्छेद 10 जुटा, जो किससे संबंधित था, तो इसी पंचायती राज से संबंधित था। आगे चल के पंचायती राज 1993 में लागू हुआ और उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। अनुच्छेद 41 में क्या है, तो राज्य सरकार आपके लिए काम की व्यवस्था कर सकती है, शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है और किसी प्रकार की सहायता की व्यवस्था कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 41 में है कि राज्य सरकार आपके लिए काम और शिक्षा की व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 42 में है कि बेरोजगारी जो भी है उसको वो दूर करेगी और साथ में बीमारी जो है उसके लिए अलग से व्यवस्था करेगी, जैसे टीका उका लगाया जाता है वो इसी के तहत आता है। प्रसूति सहायता का अर्थ हुआ कि जो औरतें डिलीवरी जिनका होता है उनको सरकार सहायता देती है और एम्बुलेंस के माध्यम से सरकार जो सरकारी हॉस्पिटल में है उसमें बच्चों का जन्म कराया जाता है। अनुच्छेद 43 में क्या है, तो राज्य सरकार इतना वेतन दे सकती है कि उनसे उनका जीवन निर्वाह जो है अच्छी तरीके से हो सके। अगर वैसा नहीं करती है
तो कुटीर उद्योग जो है उसकी भी वह व्यवस्था कर सकती है। छोटे छोटे उद्योग लगाकर आराम से व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। अनुच्छेद 44 में क्या है, तो समान नागरिक संहिता, यानी जिस राज्य के सभी नागरिक हैं वो समान एक सूत्र में बंधेंगे, लेकिन राज्य सरकार आज तक ऐसा नहीं कर पाई है। क्यों? आज आप लोग देखते हैं कि कोई किसी के पास बहुत बड़ा धन है तो कोई भिखारी के जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, तो ये राज्य सरकार आज तक नहीं कर पाई है कि समान नागरिकता संहिता वो लागू नहीं कर पाई है। अनुच्छेद 45 में क्या है, तो 6 वर्ष से कम आयु की शिक्षा। हम लोग देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, तो यहाँ भी 6 से 14 था, लेकिन उसको कम करके अब क्या कर दिया, जब वहां 6 से 14 कर दिया गया तो यहाँ 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा के बारे में यहाँ किया गया कि 6 से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 46 में क्या है, तो जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, SC ST के व्यक्ति हैं, उनके हितों की रक्षा करेगी, उनको आर्थिक रूप से वो मदद करेगी, जो भी सहायता है उनको वो देगी। अनुच्छेद 47 में क्या है, तो मद्य निषेध, यानी ऐसे कार्य जो वहां के निवासियों के स्वास्थ्य को बुरा प्रभाव डालता है, उस प्रकार के कार्यों पर सरकार अपनी उसको रोक से लगा सकती है, या जो भी निर्णय लेना है वो ले सकती है। तो इस पर तो अधिकतर स्टेट कोई ज्यादा निर्णय नहीं लेते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने इसी अनुच्छेद के तहत शराबबंदी कर डाली है, जिसके कारण आज बिहार में शराबबंदी बंद है, शराब की बिक्री पर मना है। पोषाहार जो राशि दिया जाता है इसी के अंतर्गत, और स्वास्थ्य के लिए जो भी सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है उसकी वह व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो कृषि, पशुपालन और पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 48 में दिया है कि सरकार जो है वो कृषि के क्षेत्र में किसानों की मदद करेगी, और पशुपालन, जो भी किसान दुधारू पशु का पालन करते हैं उनकी वो मदद करेगी, नए नए नस्लों को तैयार करेगी, और जो भी पशु हैं उनको बलि नहीं होने देगी, और पशुओं की क्या करेगी, वो हर हाल में रख रखाव करेगी। और पर्यावरण संरक्षण जो है इसमें है कि पर्यावरण के प्रति जो भी पेड़ पौधे हैं या पशु पक्षी हैं उन सबका क्या करेगी, वो रक्षा करेगी। अनुच्छेद 49 में क्या है अनुच्छेद 49, तो राष्ट्रीय महत्व स्मारक, जितने भी हमारे राष्ट्रीय महत्व जैसे लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, ताजमहल हो गया, जो भी ये राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जो बड़े बड़े कह सकते हैं धरोहर है, उनका रक्षा राज्य सरकार करेगी, हर हाल में उसकी रक्षा करेगी। अनुच्छेद 50 में क्या है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है वो अलग अलग कार्य करेगी। जैसे कार्यपालिका हो गया और न्यायपालिका, कार्यपालिका यानी कह सकते हैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ये सब, और न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अगर यह दोनों साथ साथ हो तो एक दूसरे के मिली भगत से बहुत सारा काम गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए इसमें कहा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसको आप याद ऐसे कर सकते हैं 50-50, यानी 50% कार्यपालिका और 50% न्यायपालिका, दोनों अलग अलग होगी। अनुच्छेद 51 में क्या है, तो राज्य में हर हाल में शांति व्यवस्था होनी चाहिए। उसकी विदेशी नीति क्या है, किस तरीके से वो विदेशों के साथ अपना संपर्क स्थापित करेगी, इस सब के बारे में अनुच्छेद 51 के बारे में अनुच्छेद 51 में है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिया गया है, किस भाग में है, कौन कौन से अनुच्छेद है, और इस अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई हैं, और इसके बारे में हमने गहन अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।